everyone, I welcome all of you on Gate Chemical Planet, and I would like to thank all the students who subscribed my channel, and thank you so much for supporting me in my journey. So student, आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रही हूँ. कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्रोसेस कैलकुलेशन को आप हिंदी में बता दीजिए. तो प्रोसेस कैलकुलेशन को हिंदी में समझाने के लिए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लॉन्च की है. इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को रोज़ 2 या 3 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरी जो है आप लोगों को मैं समझाऊंगी. और ये जो सीरीज़ है इसका नाम है CTQ सीरीज़. CTQ सीरीज़ का नाम है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज़. सो आज हम CTQ सीरीज़ 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मटेरियल बैलेंस विदाउट रिएक्शन डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ में मटेरियल बैलेंस विद रिएक्शन डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर उस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या कंसेप्ट यूज़ करना है और फिर उस कंसेप्ट को देखते हुए उसको अप्लाई करेंगे और फिर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो मटेरियल बैलेंस अप्लाई करूँगी वो मैं इवापोरेटर पे करूँगी. इवापोरेटर यूनिट ऑपरेशन में आता है. सबसे पहले मटेरियल बैलेंस हम यूनिट ऑपरेशंस पे लगाएंगे. तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. अ सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर इज़ फेड with 10,000 kilograms per hour of weak liquor containing 15% caustic by weight, and it is concentrated to get thick liquor containing 40% by weight caustic. Calculate 2 parts: kilograms per hour of water evaporated per kilograms per hour of thick liquor obtained. तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इवापोरेटर का यूज़ क्या होता है, इवापोरेटर क्या होता है, कैसे उसमें हम इक्वेशंस लगाते हैं, मटेरियल बैलेंस इक्वेशंस हम कैसे अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट को. तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने मटेरियल बैलेंस ऑन इवापोरेटर आपको फ्लो डायग्राम के थ्रू लगा के बताया है. तो स्टूडेंट, इवापोरेटर इज़ यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ weak liquor to produce a thick or concentrated liquor. So if we want to concentrate a weak liquor, then what we have to do? We have to do it by evaporating a portion of solvent or the water generated. Okay, so we have to evaporate a portion of water from the weak liquor to produce the thick liquor. So how we will do it? How we will remove the portion of water? वाटर के पोर्शन को हम कैसे रिमूव करते हैं? अगर हमें सॉल्वेंट को रिमूव करना है, हमें वाटर हटाना है, तो हम कंडेंसिंग स्टीम का यूज़ करेंगे एज अ हीटिंग मीडिया, और जितना भी वाटर एक्स्ट्रा होगा वो इवापोरेट हो जाएगा और हमें जो लिकर अब मिलेगा वो हमें कॉन्सेंट्रेटेड लिकर मिलता है. सो इवापोरेशन ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट इन सिंगल इफेक्ट और इन अ मल्टीपल इफेक्ट. ओके, सो इट विल डिपेंड ऑन दी concentration, how much concentration we needed. So evaporator operates on single phase or in multiple effect evaporator. So here now we will see the feed. Feed is containing the solute. Solute is also known as the dissolved solid, and the water, which is the solvent present in the feed. Okay, so now I think feed is clear to all the students. Feed is weak liquor, and in weak liquor, what are the constituents of weak liquor? The constituent of weak liquor are the solute and the solvent. Okay, so now we will see कि कितने हमारे पास यहाँ पर इनपुट और आउटपुट हैं. तो हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट है, फीड हमारा इनपुट है. नंबर ऑफ इनपुट्स
हमारे पास 1 है। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट यहाँ पर हमारे पास 3 आउटपुट हैं। वाटर इवापोरेटेड आउटपुट है, कॉन्सेंट्रेटेड लिकर हमारे पास जो है वो आउटपुट है, और एक जो हमारा आउटपुट है क्रिस्टलाइड प्रोडक्ट, वो हमारे पास, अगर हमारे पास कोई इस क्रिस्टलाइड प्रोडक्ट इस प्रोसेस में बनता है तो हम उसको भी आउटपुट कंसीडर करेंगे। और अगर नहीं बनता है, क्रिस्टलाइड प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट नहीं होता है, तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास आउटपुट रहेंगे 2। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स कितने हैं। उसके बाद हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगाएंगे, पूरे की पूरे इवापोरेटर के अक्रॉस लगाएंगे। तो जब हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगाएंगे तो हमारे पास वीक लिकर इक्वल्स टू आ जाएगा वाटर इवापोरेटेड प्लस द थिक लिकर प्लस क्रिस्टलाइड प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट। ओके, सो इस तरह से हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन लिख लेंगे। फिर अब हम आएंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इफ़ नो प्रोडक्ट इज क्रिस्टलाइज्ड देन व्हाट इज द ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। सो इस केस में बच्चों हमारे पास वीक लिकर हो जाएगा वाटर इवापोरेटेड प्लस दी थिक लिकर। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, क्रिस्टलाइड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि इस प्रोसेस में टाई कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। तो स्टूडेंट, इट मेक्स कैलकुलेशन ईजियर। अगर हमारे पास कोई टाई कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम उस टाई कंपोनेंट पे सबसे पहले जो है कंपोनेंट बैलेंस लगाते हैं, तो इससे हमारे लिए कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। द कंपोनेंट, एंड नाउ व्हाट इज टाई कंपोनेंट? द कंपोनेंट विच एंटर्स एंड लीव द सिस्टम इन अ सिंगल स्ट्रीम विदाउट एनी मटीरियल being added to it or removed from it and without taking part in chemical process or reaction। तो टाई कंपोनेंट्स क्या होगा कि वो एंटर करेगा और लीव करेगा सिंगल स्ट्रीम में। स्टूडेंट, यहाँ पर जो है सो टाई कंपोनेंट्स विदाउट टेकिंग पार्ट्स इन केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन। स्टूडेंट, यहाँ पर जो टाई कंपोनेंट्स हैं, द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड is the tie component because the solute is the dissolved solid and which is same in both. It is same in weak liquor as well as also in concentrated liquor. So dissolved solid is the tie component in case of evaporation process or evaporator, and we will apply the component balance on it to make the calculation easier. तो अब हमें ये डिसाइड हो गया कि टाई कंपोनेंट क्या है। जो आपका सॉल्यूट है, डिजॉल्व्ड सॉलिड होगा जो फीड में, वीक लिकर में, वो आपका कहलाएगा टाई कंपोनेंट, और उस टाई कंपोनेंट के ऊपर हम लगा देंगे कंपोनेंट बैलेंस। इससे हमारी कैलकुलेशन हो जाएंगी इजी और हम इजीली अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, जो कि हमारा वाटर जो है वो है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, सॉल्वेंट क्या है, वो चेंज करती है प्रोसेस में, एंड क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड जो है वो रिमेन अनचेंज रहती है, यानी कि चेंज नहीं करती। इसीलिए डिजॉल्व्ड सॉलिड को हम ले रहे हैं टाई कंपोनेंट हेयर। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड के ऊपर मटेरियल बैलेंस लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट बैलेंस। यहाँ पर हम लगा रहे हैं कंपोनेंट बैलेंस। तो जब हम सॉलिड के ऊपर, यानी कि सॉल्यूट के ऊपर, जो हमारा डिजॉल्व्ड सॉलिड है, सॉल्यूट होगा जो भी, उसके ऊपर हम लगा देंगे कंपोनेंट बैलेंस। तो कंपोनेंट बैलेंस जब हम अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सॉलिड इन वीक लिकर इक्वल्स टू सॉलिड इन थिक लिकर। इसी तरह से हम वाटर के ऊपर भी लगा देंगे कंपोनेंट बैलेंस। ओके, सो कंपोनेंट बैलेंस जब हम वाटर के ऊपर लगाएंगे तो वाटर इन वीक लिकर इक्वल्स टू वाटर इवापोरेटेड प्लस वाटर इन थिक लिकर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वाटर इवापोरेट हो रहा है उसमें हमारे पास डिजॉल्व सॉलिड नहीं है, वहाँ पे केवल हमारे पास वाटर है। तो जब हम वाटर पे लगाएंगे तो वाटर इवापोरेटेड लेंगे और वाटर इन थिक लिकर लेंगे। लेकिन जब हम सॉलिड के केस में लगा रहे हैं, सोल्यूट पे लगाएंगे, तो सोल्यूट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सोल्यूट एक तो वीक लिकर में प्रेजेंट है और एक थिक लिकर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सकती है। तो अब हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर इज फेड विथ 10,000 kilograms per hour of weak liquor which is containing 15% caustic by weight. So here it is the weak liquor. Weak liquor is the feed. It contains 10,000 kilograms per hour. So feed containing the solute and the solvent. And the solute here is the caustic, which is the NaOH. And water is the solvent. And the solute percentage by weight is given, which is 15% of NaOH. So it is clear about the feed now. Now we will see the water evaporated and the thick liquor. So in thick liquor, in the question it is given that the weak liquor is concentrated to get thick liquor, which is containing 40% by weight of solute or NaOH, which is the dissolved solids in feed. So first is to draw the block diagram for evaporator, okay, and second is the selection of bases and the tie component. So first we will decide the basic. Basis here is the feed flow rate, which is in kilograms per hour is given. So we will take basis as 10,000 kilograms per hour of weak liquor, and we are taking it as capital Z. Z is the kilograms per hour of feed, and X, here X is the kilograms per hour of thick liquor, and we are taking Y is equals to kilograms per hour of water evaporated. So here Z is already given, okay, Z is the kilograms per hour of feed, so Z is 10,000 kilograms per hour, but we don't have X value and Y value. So when we will apply the overall material balance around the evaporator, then what is the equation? Z equals to X plus Y, which is equals to 10,000 equals to X plus Y. So it is the equation number 1. I think up to this point it is clear to all the students. Okay, so अब हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टाई कंपोनेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे. टाई कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि डिज़ोल्व सॉलिड जो कि सॉल्यूट है और जो हमारा NaOH होगा वो होगा यहाँ पर टाई कंपोनेंट. अब हम क्या करेंगे, अब हम मटेरियल बैलेंस लगाएंगे. कंपोनेंट बैलेंस होता है, वैसे कंपोनेंट बैलेंस होगा सॉल्यूट का. तो सॉल्यूट पे जब हम कंपोनेंट बैलेंस लगाएंगे तो NaOH इन इनपुट स्ट्रीम इक्वल्स टू दी NaOH इन दी आउटपुट स्ट्रीम हो जाएगा. जितना NaOH इनपुट स्ट्रीम में होगा उतना ही NaOH आउटपुट स्ट्रीम में होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, टाई कंपोनेंट कहलाएगा. तो NaOH वीक लिकर में जितना प्रेजेंट होगा उतना ही NaOH थिक लिकर में भी प्रेजेंट होगा, और जो वाटर इवापोरेट हो रहा है उसमें हमारे पास कोई भी NaOH प्रेजेंट नहीं होगा. तो इसीलिए जब हम कंपोनेंट बैलेंस लगाएंगे सॉल्यूट पे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. तो जब हम कंपोनेंट बैलेंस लगा रहे हैं NaOH के लिए तो NaOH वीक लिकर में कितना प्रेजेंट है, 15% बाय वेट, और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 40% बाय वेट. तो जब हम NaOH का कंपोनेंट बैलेंस लगाएंगे तो हम लिखेंगे 0.15 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 0.04 इंटू X, वेयर X इज़ दी किलोग्राम्स पर आवर ऑफ थिक लिकर. जो थिक लिकर है उसका अमाउंट हमें नहीं पता कि उसके कितने किलोग्राम्स पर आवर हमें मिल रहे हैं, और यही हम फाइंड आउट करेंगे आगे. तो यहाँ पर हमने लिखा X की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी. जब हम सॉल्यूट बैलेंस लगाते हैं, कंपोनेंट बैलेंस लगाते हैं डिज़ोल्व्ड सॉलिड पे, NaOH है यहाँ पर, तो हमें X की वैल्यू मिलती है 3750 किलोग्राम्स पर आवर. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने X फाइंड आउट कर लिया. अब हम इक्वेशन 1 में
x की वैल्यू रख देंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर इवापोरेटेड हमने माना था y था, और y हमारे पास आ रहा है 6250 किलोग्राम्स पर आवर। तो इस तरह से हमने वाटर इवापोरेटेड कितना होगा और थिक लिकर हमारे पास कितना इवापोरेट होगा, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम स्टूडेंट देखेंगे एक दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हमारा, एन इवापोरेटर इज़ फेड विद 15,000 kilograms per hour of solution containing the 10% NaOH and 10% NaCl and 15% NaOH, and rest is water. In the operation, water is evaporated and NaCl is precipitated as crystal. Okay, the thick liquor leaving the evaporator contains 45% NaOH, 2% NaCl, and rest is water. So now it is asked to calculate the kilograms per hour of water evaporated per kilograms per hour of salt precipitated, and in C part kilograms per hour of thick liquor. तो स्टूडेंट अब हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है, हमने एक क्वेश्चन भी लगा लिया है। अब जो ये क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें हमारे पास एक चीज़ आई है कि NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है एज अ क्रिस्टल। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा नंबर ऑफ आउटपुट्स में। हमारे पास यहाँ पर 3 आउटपुट्स हो जाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा होगा वाटर इवापोरेटेड, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा थिक लिकर जो हमें मिला है आउटपुट में, और एक हमारा जो कि NaCl प्रेसिपिटेट होता है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया है और उसमें हम सारी चीज़ें मैंने शो की हुई हैं। थिक लिकर यहाँ पर आपका वीक लिकर होगा, इट इज़ नॉट थिक लिकर, इट इज़ वीक लिकर। द फीड इज़ वीक लिकर, ओके। उसको मैंने मान लिया है Z किलोग्राम्स पर आवर जो हैं वो फीड के हम इवापोरेटर में डाल रहे हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फीड में क्या क्या प्रेजेंट है। फीड का जो आपका फ्लो रेट है kg पर आवर्स में इट इज़ गिवन, ओके। और अब यहाँ पे फीड में दिया है कि 10% NaCl है, 15% आपका NaOH है, और रेस्ट जो बच रहा है 75% हमारे पास वाटर फीड में वीक लिकर में प्रेजेंट है, ठीक है। और अब हम देखेंगे वाटर इवापोरेटेड हमें मिल रहा है, वाटर इवापोरेट हो रहा है, थिक लिकर हमें मिल रहा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अब थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है, और NaCl क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो हम अब देखेंगे कि थिक लिकर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। 45% तो यहाँ पर NaOH है, 2% हमें NaCl मिल रहा है, और 53% हमारा वाटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस रहेगा वो कितने कितने इनपुट और आउटपुट्स पर रहेगा ये क्लियर कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एक इनपुट होगा और हमारे पास यहाँ पर एक आउटपुट ये है, एक आउटपुट ये है, और एक आउटपुट ये होगा। और जो भी आउटपुट स्ट्रीम्स हमारे पास आ रही हैं उनका जो फ्लो रेट है वो हमें नहीं है पता। तो यहाँ पर स्टूडेंट x जो है वो हम मान लेते हैं किलोग्राम्स पर आवर ऑफ थिक लिकर है, और y को भी हमने मान लिया। हमने नहीं पता कि वाटर कितना इवापोरेट हो रहा है पर आवर, तो हमने y को मान लिया कि y क्या है, किलोग्राम्स पर आवर ऑफ वाटर इवापोरेटेड हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और मान रही हूँ q जो है वो हमारा है क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेटेड। NaCl के जितने भी क्रिस्टल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं वो पर आवर कितने हो रहे हैं, वो q किलोग्राम्स पर आवर होगा। तो जब हम इस पर मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे तो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएंगी, Z इक्वल्स टू Q प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 15,000, ओके। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा कंपोनेंट बैलेंस NaOH पे हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने की कि एक तो हम NaOH पे लगाएंगे कंपोनेंट बैलेंस,
और दूसरा हमारे पास NaCl भी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है। NaCl थिक लिकर में भी प्रेजेंट है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, और हमारा वीक लिकर में भी NaCl प्रेजेंट है। तो हम एक जो कंपोनेंट बैलेंस लगाएंगे नेक्स्ट, वो लगाएंगे NaCl पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लियर कर लिया कि हमें किस किस पे कंपोनेंट बैलेंस लगाना है। तो हमें जो कंपोनेंट बैलेंस लगाना है वो NaOH पे लगाना है और NaCl पे लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बैलेंस लगा लेंगे। तो NaOH इन वीक लिकर इक्वल्स टू NaOH इन थिक लिकर, क्योंकि NaOH किस में प्रेजेंट है, एक तो वीक लिकर में प्रेजेंट है और एक थिक लिकर में NaOH प्रेजेंट है। तो NaOH क्या हो गया, टाई कंपोनेंट हो गया। और जब हमने बैलेंस लगाया तो NaOH वीक लिकर में कितना है, 15%। तो 0.15 इंटू 15,000 इक्वल्स टू दी NaOH इन थिक लिकर। NaOH थिक लिकर में 45% प्रेजेंट है, तो हम लिख देंगे 0.45। और थिक लिकर के किलोग्राम्स पर आर हमने कितने माने हैं, x माने हैं, तो हमारे पास x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी थिक लिकर की 5000 किलोग्राम्स पर आर। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ गई x की। अब सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट बैलेंस लगाएंगे हम NaCl पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि NaCl कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो NaCl एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक प्रेसिपिटेट में प्रेजेंट है, और एक NaCl यहाँ पर प्रेजेंट है। तो NaCl हमारे पास 3 बार प्रेजेंट हो रहा है। तो NaCl पे जब हम कंपोनेंट बैलेंस लगाएंगे तो NaCl इन वीक लिकर इक्वल्स टू दी NaCl इन थिक लिकर, और एक क्या हो जाएगा जो हमारा प्रेसिपिटेट हो रहा है Q, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं Q, यहाँ पे Q आएगा, ठीक है, यहाँ पे Q भी है प्लस Q, ओके। तो Q की वैल्यू हो गई हमारे पास। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर 10% NaCl वीक लिकर में प्रेजेंट है और हमारे पास 2% NaCl जो है वो थिक लिकर में प्रेजेंट है। तो 2% हो गया 0.02, और थिक लिकर के जो किलोग्राम्स पर आर है वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 5000। तो ये हो जाएगा इंटू 5000। अब जो NaCl प्रेसिपिटेट हो रहा है उसको हमने माना है Q किलोग्राम्स पर आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी और हमने Q की वैल्यू को निकाल लिया। यहाँ से हमें पता चल गया कि Q की वैल्यू आ रही है, कितने क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, 1400 किलोग्राम्स पर आर क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं इस प्रोसेस में। जब हम Q की वैल्यू और X की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास Y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो Y की वैल्यूज़ आ रही है 8600 किलोग्राम्स पर आर वाटर इवापरेटेड। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्या किया कि हमने एक बार तो लगाया ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, एक बार मटेरियल बैलेंस हमने टाई कंपोनेंट पे लगाया जो कि हमारा NaOH था, और एक बार हमने NaCl के ऊपर लगाया टोटल बैलेंस जिससे हमें Q की वैल्यू मिली, और फिर फाइनली हमने Y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और Z जो था वो हमें ऑलरेडी पता था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे गेट का 2002 में आया हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, फ्रेश ऑरेंज जूस कंटेन्स 12% बाय वेट सॉलिड एंड रेस्ट इज वाटर। 90% of the fresh juice is sent to an evaporator to remove the water and subsequently mixed with the remaining 10% of the fresh juice. The resultant product contain the 40% solid. The amount of water removed from 1 kilogram fresh juice is asked, and the 4 options are given here. So we don't know what is correct answer, so we have to solve this question according to this concept I have given you. Okay, so I will solve for you this question, GATE 2002 on evaporator. So here we will first draw the flow diagram. So I draw the block diagram, which is the fresh juice is coming to the evaporator, and fresh juice contains 12% solid
okay, and rest is water. Rest is 88% water, okay. And first we have to decide the basis. So we will decide basis as everything is given in the kilograms and asked also in terms of kilograms. So we will take basis 100 kilograms of fresh juice. So now the solid in fresh juice, okay, how much solid or dissolved solid or the solute present in the fresh juice. So as 12% solid is present in fresh juice, so it will be equal to 12 kilograms. Okay, simple, by simple calculation 0.12 into 100, or we can write 12 divided by 100 into 100 and we will get 12 kilograms. Now we will calculate the fresh juice sent to the evaporator. So as in question it is given the fresh juice containing 12% solid and rest is water, and 90% of the fresh juice is sent to an evaporator to remove the water. So here the fresh juice sent to the evaporator is 90 kilograms. Now let take W kilograms of water evaporated. So यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, वाटर इवापोरेटेड कितना ले लेंगे, वाटर इवापोरेटेड हम ले लेंगे W किलोग्राम्स वाटर इवापोरेट करते हैं. सो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, द कंसनट्रेटेड जूस आउट टू द इवापोरेटर. यहाँ से कितना जूस जो है वो इवापोरेट हो रहा है. सो इट इज इक्वल्स टू 90 minus W kilograms, and it is given in the question. Subsequently it is mixed with remaining 10% of juice. So here 10% fresh juice bypass. How much is bypass? 10% of fresh juice. So by applying the solute balance, अब हम इस पे क्या करेंगे, हम solute balance लगाएंगे. तो सॉलिड इन इनलेट इक्वल्स टू दी सॉलिड इन आउटलेट. जितना सॉलिड इनलेट में है उतना ही आउटलेट में होगा. तो यहाँ पे हमारे पास इनलेट में कितना सॉलिड है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 12 kg है, ठीक है. और हमारे पास आउटलेट में कितना हो जाएगा, आउटलेट में कह रहे हैं कि 40% हमारे पास है. तो 40% कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा. और 0.4 किसका हो जाएगा, जो कि हम जूस को इवापोरेट कर रहे थे. तो ये 40% हो जाएगा 90 माइनस W प्लस 10 का 40% हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास W जो है वो इजीली आ जाएगा. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना वाटर हमारे पास इवापोरेट हुआ. तो यहाँ पे हमने वही किया, हमने जो भी बैलेंस लगाया, कंपोनेंट बैलेंस जो हमने लगाया वो हमने सॉल्यूट पे लगाया. और 10% कह रहे थे कि बाईपासिंग हो रही है, तो हमने निकाल लिया. अब हमारे पास वाटर इवापोरेटेड आ गया 70 किलोग्राम्स. लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट कंटेन 40% सॉलिड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ फ्रेश जूस. तो हमें तो ये निकालना है कि 1 किलोग्राम जूस से कितना वाटर जो है वो इवापोरेट होता है. तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो हमने बेसिस माना था 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश जूस. तो 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश जूस से हमने कितने वाटर इवापोरेटेड निकाल लिए, 70 किलोग्राम्स हमारे वाटर इवापोरेट हो रहे हैं जब हम 100 किलोग्राम्स ऑफ फ्रेश जूस यूज़ करते हैं. तो अगर हम 1 किलोग्राम फ्रेश जूस लेंगे तो हमारा वाटर कितना इवेपोरेट हो जाएगा, बाय सिंपल कैलकुलेशन 0.7 kilograms of water evaporated. So the amount of water evaporated from 1 kilogram, 1 किलोग्राम फ्रेश जूस से हमारा जो वाटर इवापोरेट होगा वो होगा 0.7 किलोग्राम्स. तो जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन. सो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है. स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए गेट का 2002 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया और आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से आप मटेरियल बैलेंस को, कंसेप्ट को पहले समझेंगे और उसको यूनिट ऑपरेशन जो कि हमारा इवापोरेटर है उस पर कैसे अप्लाई करेंगे, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कंपोनेंट पे बैलेंस कैसे लगाएंगे, टाई कंपोनेंट्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई.
टाई कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको हम सिलेक्ट करते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस की हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको पहुंचाइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई welcome all of you if you support me. Okay, so thank you so much. Have a nice day and please subscribe my channel.